नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरी की क्लासेस में। मैं हैरी एक बार फिर आपको जो है स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ। हमारा जो आज का वीडियो है वो आपका जो राजस्थान सर्किल का जो एग्ज़ाम हुआ था सन 2020 के अंदर, यानी प्रीवियस ईयर के अंदर, उसके अंदर जो आपके पोस्ट ऑफिस रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, जो आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं POSB या फिर फॉरेन फोर्स मैनुअल, उनसे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन हम डीपली समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और सीरीज कर रहा हूँ जिसके अंदर जो इनके अदर पार्ट्स हैं मैथ को छोड़कर, यानी कि आपका इंग्लिश का जो सेशन होता है वो, आपका हिंदी का जो सेशन होता है वो, और आपके जो GS, जो आपका GS का होता है उसकी, यानी मैं आपको एक और इसका पार्ट दूंगा सेकंड आने वाले दिनों में, जिसके अंदर इसके अंदर जो आपके हिंदी के क्वेश्चन भी कवर होंगे, आपकी जो GS के क्वेश्चन है वो भी जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए थे वो भी कवर होंगे, और इसके अलावा जो आपके इंग्लिश वोकेबलरी के आते हैं उनके भी मैं एक आपका सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इसके साथ ही, तो उसका भी आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि अगर मैं कोई भी ऐसा वीडियो लेकर आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और जाके आप उस जो वीडियोस को जाके देख सकें और उस इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि भारत में स्पीड पोस्ट पत्रों और पार्सल की जो अधिकतम वजन सीमा है वो क्या है, यानी इसके अंदर आपका लिमिट पूछा गया है कि जो इंडिया के अंदर आपकी स्पीड जो पोस्ट लेटर होते हैं और जो पार्सल होते हैं उनकी जो आपका मैक्सिमम जो वेट लिमिट है वो कितनी है। तो इसके अंदर आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 35 kg, यानी कि जो मैक्सिमम जो है आपकी 35 kg रहेगी, यानी कि जो इसका आंसर रहेगा आपका सी वाला सही रहेगा, यानी कि सी नंबर सही है, 35 kg इसका सही आंसर रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो पूछा गया है कि जो आपका प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो कितना है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 40 सेंटीमीटर बाय 90 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 बाय 9 सेंटीमीटर की जो है आपकी जो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है उसका डायमेंशन होता है, यानी कि उसकी लंबाई रहेगी 14 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई रहेगी वो रहेगी आपकी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया है आपका कि जो आपका EMO में होता है, पते या भुगतान के स्थान पर परिवर्तन के लिए निर्धारित शुल्क क्या है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ का EMO बनवाते हैं तो उसमें अगर कोई आप किसी चीज़ का एड्रेस या प्लेस को रिप्लेसमेंट करते हैं, उसका प्लेसमेंट करते हैं तो उसका चार्जेस पूछा जाएगा, चार्जेस कितना है। तो ऑप्शन ए है 5 रुपीज़, ऑप्शन बी है यानी बिना किसी शुल्क यानी कि ये फ्री में हो जाएगा, ऑप्शन सी है आपका कि EMO पर जो सिंगल कमीशन है वो इसका चार्ज रहेगा, या फिर EMO पर जो डबल कमीशन है वो इसका चार्जेस रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो रहेगा बी, यानी कि आपका ये जो आंसर बी सही है कि जो आपका अगर आप EMO पर एड्रेस और जगह यानी प्लेस को प्लेसमेंट करवाते हैं, उसमें अल्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज, यानी विदाउट एडिशनल चार्ज के वो आपका अपडेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवाओं के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक बार में भेजने की अधिकतम सीमा क्या है, यानी कि जो आपकी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस है उसके अंदर पूछा गया है कि अगर आप पर्सनली किसी चीज़ को भेज रहे हैं तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है भेजने का। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है $1000, ऑप्शन बी है $1500, सी है $3000 अमेरिकी डॉलर यानी $, और डी है $2500। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो $2500 है आप वो जो है भेज सकते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस के थ्रू, हाईएस्ट, तो भी पर्सनली। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है कि जो आपका PPF सर्विस होती है, हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, उसमें
अधिकतम वार्षिक निवेश की सीमा, यानी कि आप उसमें एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है आप कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 2500 रुपये, यानी ऑप्शन बी है आपका 1000 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 1,50,000 रुपये और ऑप्शन डी है आपका 1,00,000 रुपये। देखिए बताना चाहूँगा इसका जो आंसर तो है इसका 1,50,000 रुपये इसका आंसर सही रहेगा कि आपका जो 1,00,000 है और 50,000 रुपये जो है मैक्सिमम। बात करते हैं मिनिमम, तो मिनिमम रहेगा इसका 500 रुपये इसका मिनिमम रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि आवर्ती जमा योजना, यानी कि जो आपका है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के लिए ब्याज की दर क्या है अगर 4 साल के बाद समय से पहले बंद कर देता है। यानी पूछा गया जो आपका रिकरिंग जो आपका आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम जो होता है उसका अगर 4 साल के बाद, यानी 4 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद कर देते हैं तो उसका आपका ब्याज क्या रहेगा। तो इसमें ऑप्शन ए है कि जो है रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको अमाउंट ब्याज मिलेगा। ऑप्शन बी है कि जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। ऑप्शन डी है कि जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट जो इंटरेस्ट रहता है आपका उसके अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा, या फिर जो आपका पब्लिक पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, यानी कि आपका जो है जो ब्याज मिलेगा वो सेविंग बैंक जो अकाउंट्स होता है उसके अंदर जो ब्याज पेबल रहेगी उसके अकॉर्डिंग मिलेगा अगर आप जो है उसकी प्री मैच्योर से पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, 4 साल के बाद और प्री मैच्योर से पहले अमाउंट निकाल लेते हैं तो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो आपकी मासिक आय योजना है जिसे हम बोलते हैं MIS यानी मंथली इनकम स्कीम, खाते की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की क्या लिमिट है कि वो आपका जो है कितने ईयर के लिए आप जो है MIS जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसमें ही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 5 ईयर, ऑप्शन बी है 6 ईयर्स, ऑप्शन सी है 5 ईयर्स एंड 6 ईयर, ये दोनों ही सही है, और ऑप्शन डी है 6 ईयर और 6 मंथ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका कि जो आपकी MIS सर्विस है वो आपकी जो ओपन होती है वो होती है आपकी 5 ईयर के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कि आप जो है 5 ईयर्स के लिए जो ये आप ओपन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि 10 साल की RPLI जिसे हम बोलते हैं ग्रामीण प्रिया पॉलिसी, ठीक है, में लाभ के लिए भुगतान की जो आपकी है पीरियोडिसिटी यानी आवधिकता क्या है, यानी कि उसका जो आपका जो अगर आप RPLI करवाते हैं तो उसका जो भुगतान किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके कि 3 साल, 7 साल और 10 साल, यानी आपको इस तरह मिलेगा अमाउंट, या 4 साल, 7 साल या 10 साल इस तरह अमाउंट मिलेगा, या 5 साल, 8 साल या 10 साल इस तरह मिलेगा, या 3 साल, 6 साल और 9 साल इस तरह अमाउंट मिलेगा। तो जिसका आंसर है वो रहेगा आपका बी, यानी कि जो इसका अमाउंट मिलेगा आपका वो पहले 4 साल में मिलेगा, उसके बाद जो आपकी 3 साल यानी 7 साल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा फिर 10 साल बाद मिलेगा, यानी 10 साल में आपको इसका अमाउंट मिल जाएगा। अब इसका स्वैप केस होता है, देखिए इसका स्वैप केस होता है कि जो आपका जो पहली जो 4 साल बनेंगी, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा आपका 20%, फिर जो दूसरे आपकी जो 7 ईयर पहुंचे यानी 3 साल प्लस होंगे तो आपको मिलेगा 20%, यानी आपका 40% होगा, बचा आपका 60%। जो आपका कंप्लीटली 60% है वो आपको मिलेगा 10 ईयर के अंदर। ठीक है, इस तरह मिलेगा ये। ठीक है, आप इसके लिए कमेंट करते हैं और मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है कि दीनदयाल जो स्पर्श योजना है वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि जो IPPV के प्रमोशन से रिलेटेड है, या फिर जो आपका सेविंग बैंक है उसके प्रमोशन से रिलेटेड है, या आपका जो आपके वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, या आपकी जो स्टैम्प्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। बताना चाहूँगा जो आपका है इसका है डी आंसर, यानी कि जो आपका दीनदयाल जो स्पर्श योजना है वो टिकटों के प्रचार यानी जो स्टैम्प्स हैं उनके प्रमोशन से रिलेटेड होते हैं। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि डाकघर में नए आधार नामांकन के लिए क्या शुल्क जाता है, यानी कि अगर डाकघर में न्यू आधार जो एनरोल होता है उसका क्या चार्ज लिया जाएगा। तो ऑप्शन ए है 100 रुपये लिया जाएगा,
ऑप्शन बी है आपका 50 रुपये लिया जाएगा, ऑप्शन सी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम होगा, या ऑप्शन डी है आपका 100 रुपये प्लस GST अलग लिया जाएगा। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि अगर आप न्यू आधार बनवा रहे हैं या किसी बंदे का न्यू आधार के लिए अप्लाई किया है, तो ये जो बनेगा आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें अगर आप किसी भी तरह का जो अपडेट करवाते हैं, ठीक है, अपडेट करवाते हैं, तो इसके अंदर आपका रहेगा 50 रुपये प्लस GST रहेगा आपका, या फिर आप कह सकते हैं इसमें ऑप्शन ए है तो 50 रुपये रहेगा। और अगर आप उसमें कोई बायोमेट्रिकल चेंज चाहते हैं, यानी कि फोटो अपडेट करवाते हैं या कोई बायोमेट्रिकल अपडेट करवाते हैं, तो उसका आपका रहेगा 100 रुपीज़। तो उसका आपका रहता है 100 रुपीज़। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है कि मेल लिस्ट को मेल सहायक द्वारा कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो मेल लिस्ट जो मेल सहायक द्वारा जो अपडेट होती हैं, प्रिपेयर होती हैं, उनकी कितनी कॉपीज निकलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ट्रिप्लिकेट यानी कि 3 कॉपीज में, ऑप्शन बी है डुप्लीकेट यानी कि 2 कॉपीज में, ऑप्शन सी है क्वाड ट्रिप्लिकेट यानी कि 4 कॉपीज में, या फिर सिंगल कॉपी के अंदर निकलता है। तो ऑप्शन इसका जो है बी रहेगा, यानी कि 2 कॉपी के अंदर जो है आपका मेल लिस्ट जो है प्रिपेयर होता है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है कि क्या नाइट पोस्ट ऑफिस जो है वो रविवार का दैनिक तैयार खाता करता है। यानी कि अगर नाइट पोस्ट ऑफिस के अंदर रविवार को खाता काम हुआ है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो उसका रजिस्टर है, वो आपका अपडेट अकाउंट होगा, यानी उसका प्रीपेड डेली अकाउंट होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपका ऑप्शन ए है यस, और ऑप्शन नो है नो, या फिर ओकेजनली, या फिर ये है कि नियमों में तो प्रदान नहीं किया गया है। देखो इसमें एक डाउट है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक काम छोड़ता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसे बताना चाहूँगा जो प्रीवियस वीडियो में मैंने उसमें भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, कि जिससे आप भी सर्च कर सके इन्फॉर्मेशन को, या फिर आप भी उस चीज़ को जाके अगर सर्च करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको एक चीज़ सर्च करेंगे तो आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए मैं कोई ना क्वेश्चन तकरीबन 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपसे छोड़ देता हूँ कि आप सर्च करें और कमेंट बताएं, लेकिन आप उसमें कमेंट करते नहीं है, तो उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। कमेंट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं पता है तो सर्च कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपको सर्च करना है और कमेंट करना है कि इसका क्या सही रहेगा। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर पूछा गया था कि जो आपका एसबी ऑर्डर नंबर था 12/2018 के अनुसार, जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो अकाउंट ओपन होता था, उसके लिए जो एजेंट उनको क्या कमीशन मिलता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है कि कोई कमीशन नहीं मिलता था, 0% मिलता था, ऑप्शन सी है 2% मिलता था, या ऑप्शन डी है 0.5% मिलता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 0, यानी कि 0 इसका सही आंसर रहेगा कि 0% जो है कमीशन मिलता था, क्योंकि कमीशन एजेंट को नहीं दिया था, ना ही इस चीज़ में एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, जो आपका DOP यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो मोबाइल बैंकिंग सेवा है, उसका लाभ उठाने के लिए जो प्री एलिजिबिलिटी होती है, यानी क्या आवश्यकताएं पूरी करनी होती है कंज्यूमर को। तो इसमें ऑप्शन ए है कि ग्राहक को एक जो है वैलिड ईमेल आईडी देनी चाहिए, ऑप्शन बी है कि जो कंज्यूमर है, आपका कंज्यूमर है, उसको एक वैलिड पैन नंबर देना चाहिए जो उसका ही हो, ऑप्शन सी है कि ग्राहक को जो है एक एडिशनल मोबाइल नंबर देना चाहिए जो कि मस्ट है, और ऊपर सभी। बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका डी, यानी कि अगर आप कोई भी कंज्यूमर जो है अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अगर मोबाइल बैंकिंग सेवा का लाभ लेना चाहता है, तो उसे ये 3 चीज़ जरूर करनी चाहिए, जैसे कि उसे अपना एक वैलिड ईमेल आईडी देना चाहिए, उसे अपना एक वैलिड जो पैन नंबर है जिसमें डिटेल सही हो वो प्रोवाइड करना चाहिए, और उसे एक वैलिड सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी देना चाहिए, जिससे कि अगर फर्स्ट आपका वर्क नहीं करता है तो सेकेंडरी मोबाइल पर कॉन्टैक्ट हो सके और इन्फॉर्मेशन उस पर दी जा सके। तो ये आपको जरूर करना है अगर आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस यूज करना चाहते हैं तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर पूछा गया है कि जो CPC या CVS में जो KYC फॉर्म की स्कैन की गई जो प्रति हैं या कॉपीज हैं,
उनकी जो आप प्रीवेरिफिकेशन करते हैं यानी जो सिलेक्शन करते हैं वो कितनी लिमिट क्या रहेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है कि स्कैनिंग और अपलोड करने के 2 साल बाद तक। ऑप्शन बी है स्कैनिंग और अपलोड करने के 1 साल बाद तक। ऑप्शन सी है स्कैनिंग और अपलोड करने के 3 साल बाद। और ऑप्शन डी है स्कैनिंग और अपलोड करने के 5 साल बाद। तो जो इसका आंसर है वो रहेगा सी, यानी कि आपका रहेगा स्कैनिंग और अपलोड करने के 3 साल बाद तक जो है आप ये प्रिजर्वेशन रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी। ठीक है, आंसर सी इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है कि एक छटाई सहायक को किसे अपनी याददाश्त के आधार पर दोहराने या लिखने में आसानी से सक्षम होना चाहिए, यानी कि एबिलिटी पूछी गई है कि एक जो आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है उसकी एबिलिटी क्या होती है। तो ऑप्शन ए है कि उसे जो है भारतीय डाकघरों की जो सूची है वो रिमेंबर होनी चाहिए। ऑप्शन बी है कि उसे जो है सॉर्टिंग जो लिस्ट है वो रिमेंबर होनी चाहिए। ऑप्शन डी है कि उसे जो भारत के सभी जो जिले हैं उनके अंदर जो पिन कोड हैं और जो पिन कोड की जो पिन सॉर्टिंग होती है उनकी जो है इन्फॉर्मेशन हमेशा रिमेंबर होनी चाहिए। और ये सभी ऑप्शन डी है कि उसमें ये सभी जो है एबिलिटीज होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका डी, यानी कि इसके अंदर ये सभी एबिलिटीज जो होनी चाहिए कि उसे जो है भारतीय डाकघर की सूची भी याद होनी चाहिए, उसे जो छटाई सूची है वो भी याद होनी चाहिए, उसे जो भारत के सभी जो पिन सॉर्टिंग जिलों के जो पिन कोड है वो भी याद होने चाहिए। इसीलिए इसका आंसर जो है डी सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि जो आपका AMPC है उसका जो है पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया कि AMPC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका अंदर जो आंसर बताया गया आपका ऑप्शन है, पहला है कि ऑटोमेटिक मेल सेंटर प्रोसेसिंग सेंटर। ऑप्शन बी है ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सर्कल। ऑप्शन सी है एनुअल मेल प्रोसेसिंग कार्ड। और ऑप्शन डी है एनुअल मेल प्रोसेसिंग क्लास। तो इसका सही आंसर है वो रहेगा आपका ए, यानी कि ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर इसका सही आंसर है। मे बी ये आपका डाउट हो सकता है इसका, तो इसको प्लीज़ जरूर सर्च कर लीजिएगा क्योंकि इसमें मुझे भी डाउट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि लेटर शॉर्टिंग मशीन जिसे हम बोलते हैं LSM किस गति से बारकोड किए गए पत्रों की छटाई करती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि उसकी जो छटाई करने की जो उसकी स्पीड होती है वो पूछी गई कि वो कितने आर्टिकल जो है 1 घंटे में छटाई कर सकती है। तो ऑप्शन ए है कि आपका जो है 30,000 आर्टिकल जो है वो पर आवर्स जो है छटाई कर सकती है। या ऑप्शन बी है 3,000 जो आर्टिकल्स हैं या इससे ज़्यादा जो है वो छटाई कर सकती है। ऑप्शन सी है कि 30,000 आर्टिकल जो है वो या इससे ज़्यादा पर सप्ताह यानी पर वीक जो है वो छटाई कर सकती है। या जो इसे 3 लाख आर्टिकल या इससे ज़्यादा पर मंथ जो है वो छटाई कर सकती है। तो जिसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, यानी कि 3,000 प्लस जो है वो प्रति घंटे जो है आपका छटाई कर सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी डाक से संबंधित है। ठीक है, जैसे पूछा गया है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें फॉरेन जो आर्टिकल है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन बी है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांसिट। ऑप्शन सी है सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। और ऑप्शन डी है ऑल अबाउट ऑल द यानी ऊपर के सभी। तो जो इसका आंसर है वो रहेगा ए, यानी कि जो आपका पोस्ट ऑफिस एक्सचेंज है वो आपका जो है फॉरेन आर्टिकल से रिलेवेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि विदेशों के लिए भेजे जाने वाले मुद्रित पत्र जिसमें आपका पर्चे यानी पंपलेट्स भेजे जा रहे हैं तो उसकी अधिकतम जो वजन सीमा वो क्या है। ठीक है, यानी इसमें मैक्सिमम जो है आपकी वेट लिमिट पूछा गया है जो प्रिंटेड जो पेपर आप यानी पंपलेट जो आप भेजते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर उसके लिए, तो इसके अंदर आपका जो है कितना मैक्सिमम वेट रहेगा। तो ऑप्शन ए है आपका 2 kg। ऑप्शन बी है 7 kg। ऑप्शन सी है 5 kg। या ऑप्शन डी है आपका 20 kg। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5 kg इसका सही आंसर है।
5 kg सही आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर पूछा गया है कि बीमा कब अनिवार्य है, यानी से पूछा गया है कि बीमा जो आपको कब करवाना चाहिए, जब पत्र या पार्सल में क्या चीज़ होनी चाहिए कि बीमा अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए है बुलियंस, यानी कि जो आपकी बहुमूल्य धातु होती है वो, या फिर प्लेटिनियम हो तो, या फिर कोई प्रिकोशियस यानी कि कोई कीमती पत्थर उसमें है। तो बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि अगर ये तीनों चीज़ें आपके पत्र, लेटर या पार्सल में हैं तो बिल्कुल उस चीज़ का बीमा जो है अनिवार्य रहता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर पूछा गया है कि लेटर बॉक्स में पोस्ट किए गए मशीन फ्रैंक डाक वस्तुओं को कैसे माना जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है अनपेड ट्रीट किया जाएगा, ऑप्शन बी है इनसुफिशियंट पेड यानी कि अपर्याप्त भुगतान जैसे ट्रीट किया जाएगा, ऑप्शन डी है अनडेटेड यानी तिथि नहीं लिखी गई है इस तरह ट्रीट किया जाएगा, या इनमें से किसी भी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि उसे ट्रीट किया जाएगा ऐसे अनपेड, यानी इसका आंसर ए जो है वो सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पूछा गया है कि डाकियों को क्या माना जाता है, यानी इसमें डाकिए को क्या चीज करने के लिए मना है कि वो ये चीजें नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए है कि ऐसी डाक वस्तुओं को वितरित करने के लिए जिस पर डाकघर का जो है आपका जो चार्जेस है, पोस्टेज जो चार्जेस है वो ड्यू है, या उस ऑप्शन बी है उनके बीट से भटकने के लिए है, ऑप्शन सी है जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है उस पर अगर साइन नहीं किए बिना नहीं किए हैं तो कोई भी चीज़ से जो है पंजीकरण मतलब जो आपका लेटर है उसको डिलीवर नहीं करना चाहिए, और उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि बिल्कुल ये सभी चीज़ें मना है, ये वो जो है पोस्ट ऑफिस ये चीज़ नहीं कर सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर पूछा गया है कि डाक वस्तुओं की डिलीवरी की प्रणाली जो किराए पर दिए जाने वाले एक बैग में एक ताले और डुप्लीकेट कुंजी के साथ उपलब्ध है, उपरोक्त प्रणाली कहाँ उपलब्ध है, ये प्रणाली जो है वो कहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, इसमें पूछा गया है कि डिलीवरी डाक घर जहाँ पोस्ट बॉक्स ऑफिस प्रणाली है, ऑप्शन बी है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जहाँ पोस्ट बॉक्स प्रणाली उपलब्ध नहीं है, सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जहाँ पोस्ट बॉक्स प्रणाली वहाँ उपलब्ध हो या नहीं हो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन जो आपका है इसका सी आंसर सही है कि सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस चाहे पोस्ट बॉक्स प्रणाली वहाँ उपलब्ध हो या नहीं, वो प्रणाली वहाँ पर उपलब्ध रहती है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की, यानी 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे न्यस्तक डाक यानी कि पोस्ट रेस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि जिसके ऊपर टू बी कीप्ड टिल कॉल्ड फॉर लिखा हुआ है, यानी कि मांगे जाने तक रखे जाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है तो उसे मानेंगे, या फिर जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आने की प्रतीक्षा की जाए यानी टू वेट अराइवल, या फिर ऑप्शन सी है कि जिसके ऊपर लिखा है पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के नाम से संबंधित जो वस्तु है वो, या फिर ऊपर जो तीनों जो होता है ये तीनों ही चीज़ों को जो है हम पोस्ट रेजिडेंशियल यानी न्यस्तक डाक जो है मानते हैं। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी इन तीनों ही चीज़ों को हम जो है पोस्ट रजिस्टर जो चीज़ें मानते हैं, यानी कि न्यस्तक डाक मानते हैं। यानी कि अगर उसके ऊपर ये लिखा हुआ है टू बी कीप्ड टिल कॉल्ड फॉर, या फिर उस पर लिखा हुआ है टू वेट अवेट अराइव, या उस पर लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस, तो इन तीनों ही को हम न्यस्तक डाक या पोस्ट रजिस्ट्रेशन जो है मानेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है कि हरियाणा जो परिमंडल यानी जो हरियाणा आपका सर्कल है उसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो जो इसका आंसर है आपका वो रहेगा बी, यानी कि अंबाला कैंट में जो है आपका हरियाणा जो सर्कल है उसका हेडक्वार्टर जो है स्थित है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर पूछा गया है कि बुक पैकेट की अधिकतम जो आपकी लिमिट है, वेट लिमिट है वो क्या है, यानी मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम वेट लिमिट पूछा गया है बुक पैकेट्स की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है 2 kg, ऑप्शन बी है 4 kg, ऑप्शन सी है 5 kg और ऑप्शन डी है 7 kg। तो इसका आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 5 kg। ठीक है, चलिए
बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर पूछा गया है कि सुझाव और शिकायतें कहाँ उपलब्ध रहती है, यानी कि आपकी जो सजेशन बॉक्स और कंप्लेंट बॉक्स होता है वो कहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि सभी पोस्ट ऑफिस में रहता है, ऑप्शन बी है कि केवल प्रधान जो डाकघर होते हैं उनमें रहता है, यानी हेड पोस्ट ऑफिस में रहता है, ऑप्शन सी है कि केवल शाखा डाकघर यानी कि केवल जो आपकी ओनली जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसमें अवेलेबल होता है, या फिर जो सर्कल ऑफिस होते हैं उनमें अवेलेबल होता है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सभी पोस्ट ऑफिस में जो है सजेशन बॉक्स और जो है आपकी कंप्लेंट बॉक्स अवेलेबल होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर पूछा गया है कि किसने व्यक्तिगत संचार भेजने की अनुमति नहीं, यानी कि आपका ऐसा कौन सा वो आपका आर्टिकल है जिसके अंदर आप जो पर्सनल जो कम्युनिकेशन है वो आप नहीं भेज सकते हैं। तो ऑप्शन ए है लेटर, ऑप्शन बी है आपका इनलाइन लेटर कार्ड, ऑप्शन सी है बुक पैकेट्स कंटेंटिंग आपका जो पीरियोडिक क्रेवल है उसको, या फिर पार्सल, यानी किस चीज़ में आप पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा डी, यानी कि आप पार्सल के अंदर जो है आप नहीं भेज सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि सभी पंजीकृत पत्रों के मामलों में डाक और पंजीकरण शुल्क का भुगतान अनिवार्य है। जैसे पूछा गया है कि आर्टिकल जो आपका स्टेटमेंट है सही है, सॉरी ए है यानी फॉल्स है, और बी ट्रू है, या फिर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन बी है यानी ऐसी कोई आपका जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी भी रहेगा, यानी कि ये आर्टिकल स्टेटमेंट सही है कि जो आपकी सभी पंजीकृत पत्रों के मामलों में डाक और पंजीकरण जो शुल्क का भुगतान है वो अनिवार्य है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 अंदर पूछा गया है कि विदेशी डाक लेख की श्रेणियां हैं, यानी इसमें पूछा गया है कि जो आपकी फॉरेन पोस्ट आर्टिकल होते हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं। तो ऑप्शन ए है कि आपकी जो आपकी रजिस्टर्ड पोस्ट और इंश्योर जो पोस्ट होती है वो आपकी जो है फॉरेन पोस्ट आर्टिकल मानी जाती है, या फिर ऑप्शन बी है एयर मेल एंड जो सी मेल है वो आपकी काउंट होती है इस चीज़ में, या ऑप्शन सी है पैकेट पोस्ट और जो पार्सल पोस्ट है वो चीज़ काउंट होती है, और ऑप्शन डी है लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट जो है काउंट होती है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका डी, यानी कि लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट जो है इस चीज़ के अंदर काउंट होती है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विदेशी डाक में जो मुद्रित कागज दर पर प्रेषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी इसमें पूछा गया है कि जो आप इसमें हम कौन सी चीज़ जो चीज़ है वो हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं जो आपकी फॉरेन पोस्ट प्रिंटेड पेपर्स होते हैं उनके ऊपर। तो ऑप्शन ए है फिल्म एंड साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी है एक टाइपराइटर के माध्यम से प्राप्त जो कागजात हैं वो, ऑप्शन सी है मोहर छाप के माध्यम से जो प्राप्त जो स्टैम्प्स हैं वो, और ऑप्शन डी है ऑल अबाउट द अबाउ, यानी कि इन सभी ऊपर के जो सभी हैं वो सही हैं। तो जो ऑप्शन डी है यानी ऑप्शन डी इस चीज़ में सही है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो वस्तुएं वो LC यानी लेटर्स एंड कार्ड्स में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है लेटर्स, ऑप्शन बी है कार्ड्स, ऑप्शन सी है प्रिंटेड पेपर, और ऑप्शन डी है कि उपरोक्त जो है सभी जो चीज़ें हैं वो LC में काउंट होती हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी, यानी कि ये सभी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं, यानी पत्र कार्ड्स जो मुद्रित जो प्रिंटेड पेपर है ये सभी जो है लेटर्स एंड LC में काउंट होते हैं। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कितने अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कूपन किसी भी समय बेचे जा सकते हैं। ठीक है, जो आपका है इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जो है कितने सोल्ड किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, और ऑप्शन डी है आपका 20। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि 10। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि UPU का जो है पूरा नाम क्या है, यानी UPU का इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है कि यूनिवर्सल पोस्ट यूनिट,
ऑप्शन बी है आपका यूनियन पोस्टल यूनिट, ऑप्शन सी है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल पार्सल यूनियन। तो इसका ऑप्शन सी आपका सही है, यानी कि आपका जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है यूपीयू का फुल फॉर्म है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि जो आपका पार एवियन है वो किस चीज को डिनोट करता है, किस चीज दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है कि जो बाय एयर मेल्स आए हैं उन्हें दर्शाता है, ऑप्शन बी है कि पते के बदलाव की जानकारी देता है, या ऑप्शन सी है कि विवरण की जानकारी देता है, या ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए, यानी कि बाय जो एयर मेल जो आते हैं उसके लिए पार एविएशन जो है ये इंडिकेट करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि जो आपका APPU यानी जिसे बोलते हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, इसमें उसका एस्टैब्लिशमेंट डेट पूछा गया, ईयर पूछा गया किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी APPU की। तो इसके अंदर ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1961। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा डी, यानी कि 1961 इसका सही आंसर रहेगा। APPU यानी कि एशियन पैसिफाइड पोस्टल यूनियन का स्थापना दिवस ईयर्स 1961। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में पूछा गया है कि जो आपकी ब्लाइंड लिटरेचर होती है उनमें हम किस चीज को काउंट नहीं करते हैं। पहला है इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख और ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी है कि ए और बी यानी कि दोनों ही चीज की अनुमति नहीं है और ऑप्शन डी है ए और बी और दोनों ही चीज की अनुमति अवेलेबल है। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका सी है, यानी कि हम ब्लाइंड जो पैकेट्स होते हैं यानी ब्लाइंड लिटरेचर होते हैं उन पैकेट्स के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी इंस्क्रिप्शन होती हैं शिलालेख उनको काउंट नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि एक एयरोग्राम निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं है तो उसे क्या माना जाए, यानी कि उसकी जो आप अगर कोई एयरोग्राम है तो अगर वो जो प्रिस्क्राइब कंडीशन है अगर उसके अनुरूप नहीं है तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे। ऑप्शन ए है उसे लेटर माना जाएगा, ऑप्शन बी है उसे लेटर कार्ड माना जाएगा, ऑप्शन सी है उसे पोस्ट कार्ड माना जाएगा, ऑप्शन डी है उसे इनमें से किसी भी तरह से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है, यानी उसे जो माना जाएगा आपका लेटर माना जाएगा उसे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 पूछता है आपका कि जहां एक पार्सल विदेश से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है तो निम्नलिखित में से उसे क्या वापस किया जाता है, यानी अगर जो पार्सल है जो कि आपका फॉरेन से रिलेटेड है तो और वो पूरी तरह डैमेज है आपका तो उसके लिए क्या रिफंडेड किया जाएगा। ऑप्शन ए है उसकी इंश्योरेंस फीस जो रिफंडेड की जाएगी, ऑप्शन बी है कि उसका जो पोस्टल चार्जेस हैं वो रिफंड किया जाएगा, ऑप्शन सी है कि उसकी इंश्योरेंस फीस और पोस्टल चार्ज दोनों ही रिफंड किए जाएंगे और ऑप्शन डी है कि इनमें से यानी कुछ भी चीज़ रिफंड नहीं की जाएगी। तो देखिए इसका जो मेरा अकॉर्डिंग है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि डार्क शूट जो है रिफंड किया जाएगा। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, आप इसका आंसर देख लीजिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए कि डार्क शूट जो उसका रिफंड किया जाना चाहिए। तो इसलिए इसका बी मान लेते हैं हम टेम्परेरी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है कि नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताइए। जैसे पूछा गया है CBS की फॉर्म, तो सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन बताया गया है, ऑप्शन बी है NI की फॉर्म बताई है, नेटवर्क इंटीग्रेटर बताया गया है, ऑप्शन सी है CM यानी चेंज मैनेजमेंट बताया गया है, या ऑप्शन डी है आपका RICT जिसका फॉर्म है रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो सही यानी इसमें जो गलत चीज़ है वो आपका है ऑप्शन ए, यानी CBS की जो फुल फॉर्म है वो गलत है, यानी सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन उसको बताया गया है जो कि अपने आप में गलत है, इसलिए इसका आंसर ए रहेगा। ए रहेगा इसका आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो 42 के अंदर पूछा गया है कि जो दर्पण है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो किस चीज को कंप्यूटराइज करने का है। तो इसमें ऑप्शन ए है डिविजनल ऑफिस जिसे हम कहते हैं मंडल कार्यालय, ऑप्शन बी है सब पोस्ट ऑफिस यानी उप डाकघर, ऑप्शन सी है हेड पोस्ट ऑफिस और ऑप्शन डी है ब्रांच पोस्ट ऑफिस।
दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि आपकी जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसको जो है कंप्यूटराइज करने के लिए जो है दर्पण को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या है, या इसका मतलब क्या है, इसका मीन क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है आधार इनवेल्ड पेमेंट सर्विस, ऑप्शन बी है ATM इनवेल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी है आधार इनवेल्ड पेमेंट सिस्टम, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, यानी आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम, उसे हम AEPS कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की, यानी 44 की। जैसे पूछा गया है कि वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर यानी FSI जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर निम्नलिखित में से किसके लिए जो समाधान है प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है कोर बैंकिंग के लिए, ऑप्शन बी है कोर इंश्योरेंस के लिए, ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों के लिए, और ऑप्शन डी है इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो इसका सही आंसर है वो रहेगा आपका सी, यानी कि जो आपका FSI है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कोर बैंकिंग के लिए और कोर इंश्योरेंस के लिए, यानी इसलिए इसका आंसर सी सही है कि दोनों के लिए ही प्रोवाइड करता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि डाक विभाग का आपदा रिकवर केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन बी है नेवी मुंबई में है, ऑप्शन सी है चेन्नई में है, और ऑप्शन डी है कि मैसूर में है। तो सही आंसर है आपका वो रहेगा डी, यानी कि जो आपका रिकवरी डिजास्टर रिकवरी जो सेंटर है वो पोस्ट ऑफिस का वो आपका मैसूर के अंदर लोकेटेड है। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि IPBS का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, ऑप्शन बी है इंडिया पोस्ट वैल्यू सोर्स, ऑप्शन सी है इंटरनल पोस्ट वैन सिस्टम, और ऑप्शन डी है इंडिया पोस्ट विजन शेड्यूल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम जो है IPBS का फुल फॉर्म है, जिसे बोलते हैं इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से IT आधुनिकीकरण परियोजना 2020 का जो कौन सा प्रोजेक्ट था, क्या पार्ट था। ठीक है, यानी जो IT आपका मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट 2020 था उसका पार्ट क्या था। ऑप्शन ए है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, ऑप्शन बी है नेटवर्क इंटीग्रेटर, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, और ऑप्शन डी है ये सभी चीज़ जो है वो आपके 2012 के ID मॉड्यूलेशन जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर पार्ट थे। तो ऑप्शन इसका डी है, यानी कि बिल्कुल ये तीनों ही चीज़ें मिलाकर जो है आपके IT मॉड्यूलेशन प्रोजेक्ट के पार्ट थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर पूछा गया है कि IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत जो डेटा सेंटर है उस सुविधा का जो विक्रेता कौन है। ठीक है, पूछा गया है कि उसका वेंडर कौन है जो आपकी डेटा सेंटर फैसिलिटी जो मिली आपको अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के थ्रू। तो इसका ऑप्शन ए है कि इन्फोसिस है, ऑप्शन बी है TCS, ऑप्शन सी है रिलायंस, और ऑप्शन डी है सीफी टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन जो है सी है, यानी कि जो आपका रिलायंस है आपका वो इसका आपका सही आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो जो क्वेश्चन 49 है आपका ये पूछता है कि RSI का मीन क्या है, यानी RSI का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, ऑप्शन बी है रूरल सिस्टम इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है रीजनल सिस्टम इंटीग्रेटर, ऑप्शन डी है उपयोग सभी। तो जो आपका RSI है उसका जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा आपका ए, यानी जिसे बोलते हैं हम रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर पूछा गया है कि IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 यानी कि IT मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 के किस खंड ने, ठीक है, डाक विभाग में IT परियोजना के
कार्यान्वयन के बाद काम में आए बदलावों का प्रावधान करने के लिए कार्यबल तैयार किया था। यानी इसे पूछा गया आपका कि किस सेगमेंट ने जो आपका आईटी मॉडल प्रोजेक्ट दोबारा था उसके अंदर अगर आप किसी भी तरह का इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस चीज़ को कौन जो है आपका वर्कफोर्स करेगा और मैनेज करेगा। तो इसमें ऑप्शन ए है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, ऑप्शन बी है आपका चेंज मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है आपका फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर और ऑप्शन डी है आपका रूरल हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर है आपका वो रहेगा बी, यानी कि चेंज जो मैनेजमेंट है वो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं लेके आऊँगा उसके अंदर आपको नेक्स्ट से जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा, यानी इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसी वीडियो का, उसके अंदर मैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस की, इंग्लिश की और हिंदी की, ये क्वेश्चन मैं आपको जो है डिटेल में समझाऊंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।